हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियम एंड वेलकम टू ई लर्निंग। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो भारत का संवैधानिक इतिहास था उससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्लीज़ वॉच ऑल दिस क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सो ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद, जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये जीके का 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक वाइट, अलेक्जेंडर मूडीमैन, सच्चिदानंद सिन्हा और विट्ठल भाई पटेल। तो 1919 के तहत जो राज्य परिषद बना था उसके पहले अध्यक्ष थे आपके अलेक्जेंडर मूडीमैन। क्वेश्चन नंबर 2, 1935 यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व के किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व हुआ था तो उसमें कौन सा ऐसा धर्म था जिसको स्थान नहीं दिया गया था? मुस्लिम को, सिख को, पारसी को या एंग्लो इंडियन को? तो इसमें जो पारसी थे ना, उनको स्थान नहीं दिया गया था। इसमें मुस्लिम, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, दलितों और सिखों को शामिल किया गया था। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। विभिन्न जातियों वर्गों के लिए पृथक पृथक स्थान नियत किए गए थे, लेकिन उसमें पारसी जो था उनको स्थान नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ थर्ड, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायक के उच्च सदन का नाम था चेंबर ऑफ प्रिंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट, फेडरल चेंबर ऑफ प्रोविंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या कहते हैं? कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायक के उच्च सदन का क्या नाम था? तो उच्च सदन को हम कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया था? 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन करने वाले कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड, नीवेल चेम्बरलेन, स्टेनले बॉल्डविन या विंस्टन चर्चिल? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था स्टेनले बॉल्डविन ने 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया था। निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? यानी भारत शासन अधिनियम जो 1935 में बना था कि उसकी कौन सी एक विशेषता नहीं है? संघीय और प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र में द्वैध शासन, समवर्ती सूची का सृजन या प्रांतों में द्वैध शासन? तो उसमें से संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता भी थी, केंद्र में द्वैध शासन भी था, समवर्ती सूची का सृजन भी था और प्रांतों में द्वैध शासन, ये आपका ऑप्शन गलत था। तो आपके अब इसके अकॉर्डिंग हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? आपका स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि कौन सा एक असत्य कथन है, आप इसे बताइए। द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया या विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया? तो जब 1919 का ये जो अधिनियम बना था ना, भारत सरकार अधिनियम, इसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया था, उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया था, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया था, लेकिन इसमें कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये जो दिया गया ना आपके स्टेटमेंट से, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 हुआ था, क्योंकि हम 1935 की पढ़ रहे हैं, 1919 से लेकर 1935 तक की, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थीं जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थीं। केंद्र सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 36 विषय थे और शिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित थीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। प्रांतीय सूची में 36 विषय नहीं शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम
1919 की विशेषता नहीं थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता कौन सी नहीं थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका या केंद्र में द्वैध शासन। तो 1919 की विशेषता कौन सी नहीं थी? वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, केंद्र में द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जीके का 2017 का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य सूचियों का विभाजन 2 सूची, संघों सूची व प्रांतीय सूची में किया। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं ना, अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिनमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, ये सही है। और ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? इससे शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरी कहा जाता है। यह देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। यह अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। इसमें लोक सेवा के आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं क्या है कि इसमें शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिससे सामान्यतः डायरेकी कहा जाता है, ये सही है। यह देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है, ये भी सही है। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया, ये सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही कहा गया है? यह देश में एक संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता है। यह संघीय विधानमंडल के मंत्रियों की सामूहिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था। अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना था। उच्च सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया था जो आवधिक विघटन के अधीन था। ठीक है, तो आपको बता दो कि स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन एवं सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? कह रहा है औपनिवेशिक भारत में ऐसा कौन सा संवैधानिक अधिनियम था जो मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो ये करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 13, संवैधानिक अधिनियम एवं उनके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को चुनिए। यानी इसमें कौन सा ऐसा है जो त्रुटिपूर्ण हो गया यानी गलत हो गया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये किसके लिए बनाया गया था? परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। भारतीय परिषद अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन। या भारतीय परिषद अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसमें जो है त्रुटिपूर्ण है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, परिषदियों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये जो गलत है। 14 क्वेश्चन देखते हैं आपका 40 नंबर, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? यानी भारत में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? भारतीय अधिनियम 1919, भारतीय अधिनियम 1861, भारतीय अधिनियम 1858 या भारतीय अधिनियम 1870। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, भारतीय अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र था।
किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसने दिया गया कि भारतीय अधिनियम जो 1935 था ना, ये दासता का बंधन पत्र था? राजगोपालचारी जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि 1935 का जो भारतीय अधिनियम बना था वह दासता का बंधन पत्र था। क्वेश्चन नंबर 16, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या कहलाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892 या भारत परिषद अधिनियम 1935? तो ये कहलाता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 17, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी? जब अधिनियम भारत का बना था 1935 में, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता थी आपकी प्रांतों में स्वायत्तता। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन या हाई कमिश्नर की नियुक्ति, ये भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन इसकी मुख्य इम्पोर्टेंट विशेषता क्या थी? प्रांतों में स्वायत्तता की। ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया? 1909, 1919, 1935 या 1947? तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। किसके लिए? ईसाइयों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि यह यंत्र यानी मशीन था जिसके अवरोध यानी ब्रेक्स शक्तिशाली थे किंतु उसका इंजन सही नहीं था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको स्टेटमेंट भी याद करने होते हैं। किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि यह एक यंत्र था यानी मशीन था जिसका अवरोध शक्तिशाली थे किंतु उसके इंजन नहीं था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने या जवाहरलाल नेहरू ने? ये स्टेटमेंट जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा या भारतीय स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत? तो न्यायालय के जो संघीय न्यायालय बनाए गए थे ना, वो भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वो है प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना या प्रांतों में गवर्नर अधिकार विहीन हो गए? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1910 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत या भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एनी गेसेस इज देयर? तो अधिनियम के अंतर्गत वो था भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, मतलब कह रहा है कि भारत में जब ब्रिटेन के संवैधानिक प्रयोग किए गए ना, तो सबसे कम समय तक कौन सा प्रयोग चला था? 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो ये करेक्ट आंसर है आपको 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ये सबसे कम वक्त तक चला था। क्वेश्चन नंबर 24, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? कह रहा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ? तो ये पहला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 25, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में अंग्रेजों की जो असली मंशा क्या थी जब उन्होंने राजसी प्रांतों को शामिल किया?
उनकी असली मंशा थी। मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का क्या करना, इस्तेमाल करना, ये उनकी रणनीति थी। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम को सूची 2 जिसमें उपबंध दिया गया है के साथ सुमेलित करना है, और सूचियों में नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके आपको बताना है। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनते रहिएगा। पहला दिया है चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इसमें से आप सही सूची को सम्मिलित आपको करना है, कौन सा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। दूसरा कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1717, भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तीसरा कह रहा है एक्ट ऑफ 1858, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। ठीक है, तो अब मैं मैच करके आपको बताती हूँ। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, इसमें भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 से आप मैच करेंगे। दूसरा कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अंतर्गत था वो आपका ऑप्शन नंबर 4, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन एवं संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। एक्ट ऑफ 1858, इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत था शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग होता है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। प्लीज मैट इट करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उन्हें प्राधिकार को बल दिया गया था। एक बार क्वेश्चन में वापस से पढ़ती हूँ, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल दिया था। ये डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ये बात कही गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो मैं बता दूं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताओं में गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति ये विशेषता थी, और दूसरा था गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में विषाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना। ये दो कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का गठन किस आधार पर किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रहे आपसे कि मॉन्टेग्यू सुधारों का गठन किस आधार पर किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1929 के अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय जिसे फेडरल कोर्ट कहा जाता था की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। कौन सा ऑप्शन सही है? एनी गेसेस? सो ये आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ठीक है, एक संघीय न्यायालय जिसे फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था,
केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था? क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1835 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। कौन सा सही है? पहला सही है या दूसरा कथन सही है? स्टेटमेंट पढ़ने पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रही हूँ क्योंकि मोस्टली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। सो मैं बता दूँ कि करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ही सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 32, फिर से ये मैच करना आपको। एक साइड पे उपबंध दिया गया है और दूसरी साइड में भारत के उपनिवेशीय सरकार के एक्ट दिए गए, यानी कौन सा कब किया गया था। ठीक है, तो डायरेक्टली हम करेक्ट आंसर पे चलते हैं। ओके, सो प्रांतीय द्वैध शासन ये जो है ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत था। ठीक, प्रांतीय द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत था। ठीक है, संघीय शासन अधिनियम भारत सरकार के ये जो अधिनियम बना था 1935 के तहत था। सांप्रदायिक निर्वाचन ये जो किया गया था वो था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के तहत था। कंपनी के शासन की जो समाप्ति का ये जो उपबंध था ना, वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, आप मैच कर लें। प्रांतीय द्वैध शासन ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट के तहत, संघीय शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत, सांप्रदायिक निर्वाचन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के तहत, और कंपनी के शासन की समाप्ति का ये जो अधिनियम था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत था। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ के आपको बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। ये कह रहा है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के कौन से कथन सही हैं। इस अधिनियम द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से विधान परिषदों के लिए चुनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार को राजनीति दृष्टि से हानिकारक उम्मीदवारों को अनुमति न देने का सामान्य अधिकार प्रदान किया गया था। हिंदुओं की तुलना में मुसलमान मतदाताओं की आय अर्हता क्वालिफिकेशन कम थी। क्या है, कौन सा सही है? तो आपकी ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 टू लास्ट क्वेश्चन आते। निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से किस अधिनियम में संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था। कौन सा अधिनियम था? 1919 का अधिनियम था या 1935 का अधिनियम था? तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं, ये 1935 का अधिनियम था। लास्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन को सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। द्वैध शासन क्या होता है? अधिकार रहित उत्तरदायित्व, अधिकार सहित उत्तरदायित्व, अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों का अभाव, या अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों की अधिकता। इस द्वैध शासन का मतलब होता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों का अभाव होना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये इसके बारे में आपने पढ़ा। तो ये इसके क्वेश्चन थोड़े लंबे थे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कीप वॉचिंग ई लर्निंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।